नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं संसद की सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। राज्यसभा में बीजेपी सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा और लोकसभा में हरीश द्विवेदी ने रखा चर्चा का प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए दोनों सदनों में बीजेपी सांसदों ने सरकार की नीतियों का किया स्वागत। कहा समावेशी और नए भारत के विकास का रोड मैप। विपक्ष ने महंगाई, रोजगार और किसानों के प्रति सरकार के रुख पर उठाए सवाल। प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में उठे जनहित से जुड़े कई मुद्दे। लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पीएलआई स्कीम से ग्लोबल चैंपियंस बनने में मिलेगी मदद। राज्यसभा में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, वैवाहिक बलात्कार के संबंध में सरकार सभी पक्षों से चर्चा कर आपराधिक कानूनों में करेगी जरूरी संशोधन। राज्यसभा में शून्यकाल में सदस्यों ने उठाया रेलवे भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मुद्दा। सरकार से छात्रों पर दर्ज की गई एफआईआर वापस लेने और बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर न्याय करने की मांग। और सदन दिन भर की शुरुआत राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार का रोड मैप पेश करने के 2 दिन बाद बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर उच्च सदन में चर्चा शुरू हुई। बीजेपी सांसद गीता उर्फ चंद्र प्रभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और श्वेत मलिक ने इसका समर्थन किया। उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों को सराहा और कहा कि सरकार ने समावेशी और प्रगतिशील नीतियों से नए भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को 130 करोड़ जनता ने सुना और प्रेरणा स्रोत है। किसी पर कोई कटाक्ष न करते हुए देश की दशा और दिशा को तय करने वाली नीतियों व देश के समस्त खड़ी चुनौतियों तथा उनके समाधान का मार्ग बताने वाले इस अभिभाषण का आधार देश के नागरिकों का सरकार के प्रति विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विरोध नहीं देखते हैं, वो संकल्प करते हैं। संकल्प पूरा किया और 3 तलाक जो है वो 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करके महिलाओं को छुट्टी उससे आज छुटकारा दिलाया। आज रेलवे है। मुझे याद है, मैं जापान में काम करता था तो मैं 6 वर्ष जापान में इंजीनियर रहा तो बुलेट ट्रेन में सफर किया। कब? 1987 में। तो मैं समझता था कि हमारे देश में कब आएगी। किसी में इच्छा शक्ति नहीं थी कि बुलेट ट्रेन आ सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चली चर्चा में भाग लेते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद थे। विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हाल में घटित घटनाओं के आलोक में किसानों और SC/ST की स्थिति के बारे में भी उल्लेख होना चाहिए था। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ उनकी हल्की नोकझोंक भी हुई। महंगाई, उसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, इसको कैसा कंट्रोल करने वाले। बेरोजगारी का नहीं है, किसान और मजदूर की बुरी जो हालत है और SC/ST पर जो ज्यादती हो रही है और गंभीर आर्थिक चुनौतियां जो है, ये भी उसको टैकल करने के लिए उसमें कुछ नहीं कहा गया। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, डीएम के नेता त्रिची शिवा,
तृणमूल कांग्रेस नेता सुखेंदु शेखर राय ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। त्रिची शिवा ने जहां सरकार पर कृषि क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रमों की उपेक्षा का आरोप लगाया, तो वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से देश की वास्तविक स्थिति का पता न चलने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस नेता सुखेंदु शेखर राय ने सरकार से विपक्ष को भरोसे में लेने की सलाह दी। That the country's healthcare budget saw a 10% decline from revised estimates of 2021. There was a 6% cut in allocation for education, the Oxfam report says, while the budgetary allocation for social security schemes declined from 1.5% of the total union budget to 0.6%. अभिभाषण विरोधाभासों से भरा पड़ा है। जो वास्तविक स्थिति है, जो वो एक दर्पण की तरह होना चाहिए कि हम कहाँ ठीक काम कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई जिसको हम ठीक करके बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ को छुपाओगे तो वो कमियां बढ़ती रहेंगी और केवल हम वाहवाही में कुछ अच्छाइयों की ही बात करते रहेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। This government is tapping the poor and patting the rich. Sir, when you say the GST collection is 1,40,000 crore in 1 month, who has paid that? The poor and the middle class people, or whatever they buy, whatever they live, however they live, they pay tax to the government. But what has happened? The government, instead of addressing very core issues, the crumbling MSME sector, the impact of the COVID, the increase in the essential commodities, the enormous increase, 69 times in 1 year, the petroleum products. Here the Honorable President does not speak of the basic realities of our country. The basic realities of our country is completely different than the rosy picture which has been sought to be projected by the deliberations of the Honorable President. You will not find why the Kisans of the country had to sit 1 year and then the acts were repealed. Most surprisingly, those acts were which were passed by both the houses of the parliament. It was repealed on the Man Ki Baat. It was not even discussed in the cabinet. राज्यसभा में सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान पिछले दिनों बिहार और उत्तर प्रदेश में रेलवे की भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए प्रदर्शनों का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने भर्ती प्रक्रिया में खामियों को दुरुस्त करने, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज की गई एफआईआर वापस लेने और बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर छात्रों के साथ न्याय करने की मांग की। Issue of unemployment, particularly in Bihar, must be looked at, and the irregularities that are alleged by the students in this examination must be examined and corrected. NTPC जो 35,000 सीट्स हैं उसके 3.5 लाख रिजल्ट और अनाउंस किया जाना चाहिए। 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, एक स्टूडेंट का 3 जगह नाम है, तो इसलिए जो 7 लाख रिजल्ट अनाउंस किया है, it is actually only 3,50,000. So I appeal the railway ministry to announce another 3,50,000 results of the students so they can appear in the exam. राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता, शिक्षा, गृह पंचायती राज, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य और महिला बाल एवं विकास से संबंधित सवाल पूछे गए। वैवाहिक बलात्कार से जुड़े एक सवाल के जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस संबंध में सरकार सभी पक्षों से चर्चा कर आपराधिक कानूनों में जरूरी संशोधन करेगी। That whether the government has taken note of the contradiction between the definitions of Section 3 of the Domestic Violence Act and Section 375 of the IPC. Thank you. Let me say, to condemn every marriage in this country as a violent marriage and to condemn every man in this country as a rapist is not advisable in this august house. I'm sure that the erudite and senior member knows that Rule 47 of the procedures of the Rajya Sabha disallow for an elaboration on a subject which is currently sub judice.
But let me here reiterate the government's endeavor to protect women in this country in collaboration with state governments. Currently, over 30 helplines are functional in our country, which have assisted over 66 lakh women. Currently, there are 703 one-stop centers which are functional in this country, which have assisted over 5 lakh women. I speak, sir, not only as a member of this Parliament, but also as somebody who has converged efforts with state governments, that protection of women and children in our country are a priority for all. But yet again, let me reiterate, to condemn every marriage in this country as violent is not advisable. राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के आर्च बिशप डेशमंड टुटू और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने शोक प्रस्ताव पढ़ा और बताया कि नोबेल पुरस्कार विजेता टुटू मानवाधिकार कार्यकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय नेता थे। महात्मा गांधी के विचारों से ओत-प्रोत आर्च बिशप टुटू को 2005 में भारत के गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 90 साल की उम्र में 26 दिसंबर 2021 को उनका निधन हुआ था। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली का निधन कार्यकाल में ही 11 जनवरी 2022 को हुआ था। भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनका अहम योगदान रहा। उनके शोक में सदस्यों ने खड़े होकर मौन रखा। राज्यसभा का यह शोक संदेश बाद में संबंधित शोक संतप्त परिवारों को भेजा जाएगा। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Archbishop Emeritus Desmond Tutu of South Africa and His Excellency Mr. David Sassoli. The House joins the bereaved families, the government and the people of South Africa and the European Parliament in mourning the passing away of Archbishop Emeritus Desmond Tutu and His Excellency Mr. David Sassoli and conveys its heartfelt condolences to them. I request the members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. राज्यसभा में मलेशिया में पिछले दिनों 17 से 19 दिसंबर के बीच आई बाढ़ की विभीषिका से पीड़ित परिवारों के प्रति भी शोक संदेश व्यक्त किया गया। साथ ही इस साल 15 जनवरी को टोगो की राजधानी के पास फटे ज्वालामुखी और सुनामी की वजह से मारे गए परिवारों के प्रति भी शोक व्यक्त किया गया। The country is reported to have suffered the significant infrastructure damage and more than 80% of the country's total population is said to be affected by the eruption and tsunami. People also have reportedly lost their lives in disaster. As an immediate measure and assistance of $2 lakh is being announced by the Government of India. Humanitarian assistance, disaster relief, including relief and reconstruction efforts, is also being ascertained. The loss of precious lives and extensive damage to the property of in these tragic incidents are indeed painful and unfortunate. This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow on the losses suffered by the people of Malaysia and the Kingdom of Tonga and reiterate India's stand of solidarity with them. I request the members to raise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in these tragic incidents. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सदन की कार्यवाही की शुरुआत के समय सदस्यों को नई व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक चलेगी और शुरू के आधे घंटे के दौरान शून्यकाल और 10:30 बजे से 1 घंटे के लिए प्रश्नकाल चलेगा। शून्यकाल में एक मामला उठाने के लिए प्रत्येक सदस्य को 2 मिनट का समय दिया जाएगा, जो पहले 3 मिनट का होता था। उन्होंने सदस्यों को बताया कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिन में किसी भी समय लाया जा सकेगा। पहले से दिन में 2 बजे लाया जाता था। इसके अलावा विशेष उल्लेख के लिए एक दिन पहले दोपहर 1 बजे तक नोटिस दिया जा सकता है। Honorable members, you are all aware the sittings of the House from today, 2nd February onwards, will be from 10 a.m. to 3 p.m. Rule 180 of the
Rules and Conduct of Business in Rajya Sabha provides for admitting call attention notices, and Sub-Rule 5 states that they should be raised at 2 p.m. and at no other time during the sitting of the Council. In view of the change in the time of the sittings, the House during this session, for the sake of convenience, calling attention shall be raised in the House at such a time as may be decided instead of strictly at 2 p.m. as provided in the rules. Similarly, Rule 180C(1) provides that the time for submitting notices for special mention shall be up to 5 p.m. on the day for raising the matter on the next day of sitting. Again, in view of the change in timings, it has been decided that the time for submitting notice of special mention shall be up to 10 p.m. on a day for raising the matter on 1 p.m. on a day for raising the matter on the next day of the sitting. I hope the House accept these modifications regarding 0 hour, keeping in view the time constraint. It will be taken up in first half an hour of the sitting. I appeal to members that instead of taking 3 minutes, please take 2 minutes so that more and more members get an opportunity. और इसी के साथ सदन दिन भर में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद देखेंगे बजट सत्र के तीसरे कार्य दिवस पर आज लोकसभा में क्या हुआ। ब्रेक के बाद सदन दिन भर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए अब नजर डाल लेते हैं लोकसभा में आज हुई कार्यवाही पर। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत बीजेपी के सांसद हरीश द्विवेदी ने की। उनके बाद पक्ष विपक्ष के कई सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया, जिनमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे। सुनते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के कुछ अंश। प्रधानमंत्री केयर फंड में हम लोग पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री को कि हमारे क्षेत्र का गरीब व्यक्ति बीमार है, इसकी दवा नहीं हो पा रही थी, इसको कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन साल में अधिकतम 32 से 40 लोगों की दवा हम करा सकते हैं। तमाम गरीब ऐसे हैं जो आते हैं, हम उनकी मदद नहीं कर सकते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी को जब यह बात पता चली, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बना करके हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त में दवा कराने का काम मोदी सरकार ने किया है और उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों रुपए की लागत से लोगों की दवा हुई। तो हमने दवा कराने का काम भी किया, हमने राशन देने का काम भी किया, हमने प्रधानमंत्री आवास भी देने का काम किया, हमने घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, हमने गैस का कनेक्शन देने का काम किया। और इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगना करनी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था इसीलिए कि ताकि कानून का राज हो सके। डॉक्टर भीमराव जी को हम लोग अपना मार्गदर्शन मानते हैं। शायद वो ना होते तो आज हम जैसे लोग, आप जैसे लोग इस सदन के हिस्सेदार नहीं होते। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सही सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान अगर जो किसी ने दिया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। उनके नाम पर हमने विश्वविद्यालय बनवाए, उनके नाम से हमने कॉरिडोर सेंटर बनवाए, हमने उनके नाम से पंचतीर्थ स्थल बनाकर उनके जितने भी जगह थे उसको हम लोग विकसित करके ले आने, समाज को हम लोगों ने एक आईना दिखाने का काम किया कि हम प्रेरणा ले सके। I am clearly stating in the House of Parliament that we have made a massive blunder and we need to make sure, absolutely sure, that we can defend ourselves against the Chinese. Please remember what I am saying, because the Chinese will act. Remember what I am saying, and remember that you will be responsible for anything that happens. That is why it is important that as a nation we start this conversation. It is important as a nation that you listen to what we say, because we have experience, we have understanding. You might not think so, but we have people on this side who understand these things, have great understanding. Use us. Use us. I can see that some of you are understanding what I'm saying. I'm happy. I'm happy. I can see. So these are the 3 points I wanted to make today.
The nation is now at risk. The nation is at risk. The nation is at risk from outside. From inside. The nation is at risk from inside. And that is a very dangerous place for a nation to be. And I don't like it. I am very uncomfortable with my nation, with my beloved country standing where it is standing. Completely isolated on the outside, fighting on the inside, institutions captured, states not able to speak to each other. This worries me. It frightens me for my country. Why must they impose a national eligibility test? Why can't the states have their own medical admission test? 30 boys and girls have committed suicide in Tamil Nadu. The Prime Minister wants control over medical seats all over. Recently, the central government has sent a circular that IAS officers, if they are asked to join on central deputation, must do so. No permission for the state government is needed. Is it not an assault on federalism itself? The government is destroying. And the worst example is that why has the center imposed governance? लोकसभा में बजट सत्र के पहले प्रश्नकाल का पहला प्रश्न मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा था। डीएमके के सांसद डॉक्टर वीरास्वामी कलानिधि ने यह जानना चाहा कि एमएसएमई क्षेत्र में स्थिति सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। साथ ही डीएमके के सांसद ने यह भी जानना चाहा कि बंदरगाहों की बेहतरी के लिए सरकार क्या कर रही है। इन सवालों का जवाब पहले वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने दिया, फिर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी प्रश्न का जवाब सदन के सामने रखा। Some of the constraints which people have been talking about is the lack of support for the MSMEs, where about the reported 10% of MSMEs have closed down. Whether the government has any proposal to strengthen these MSMEs, because some of their concerns are instability in the input prices of raw materials like copper and steel. So whether the government has any proposal to stabilize the cost of these raw materials to ensure that the manufacturing sector will grow. So the other one is they also have an issue where they are talking about infrastructure in terms of ports. They say countries like Vietnam and Bangladesh, which were a very, very small player about 10-15 years back, they have grown greatly in exports in comparison to India, where they have almost reached the state of India. This, they claim, is because of the poor infrastructure that we have and inordinate delays in the ports for handling of these merchandises, where these delays are causing foreign investors to stay away from India, sir. In addition to what my colleague has just said, and to be more specific to the point that you have raised, I think the MSME sector is one sector on which this government has been very focused all through its tenure. In the worst period of COVID also, we made sure that there was adequate liquidity. Credit was provided to the MSMEs as they came out of the distress, and the demand stimulus came in from the government. We've seen most MSME sectors come back into shape to the extent that nearly 4.5 lakh crores worth of government guaranteed bonds, government guaranteed loans have been distributed to have been given to the MSME units across the country. In terms of the price of raw materials like cotton or steel or copper, I think these are internationally determined prices where government interference or government regulation is not advisable. Very often these prices have been very low also. Currently, because of the international situation post-COVID, the prices of almost all commodities, petroleum products are prevailing at a high price, and because of which there is a stress on all sectors. However, international prices of their finished product also has commensurately increased, and therefore you will find that the export of these products has not faced any detriment. For the 10th month in a row, sir, continuously, from April 21 to January 22, India has posted over $30 billion of exports consistently, merchandise exports for 10 months. It's a record. We have already crossed $334 billion of exports.
which is more than the highest ever that India had done earlier in a full 12-month period. रेलवे लाइंस के विद्युतीकरण से जुड़े एक सवाल पर प्रश्न पूछते हुए कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने डेटा सेंटर्स में होने वाली अत्यधिक बिजली की खपत के बारे में सरकार से जानना चाहा। उनके मुताबिक डेटा सेंटर्स में प्रदूषण बढ़ रहा है और सरकार को इस बाबत कुछ करना चाहिए। शशि थरूर के सवाल का जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। Data centers consume approximately 200 terawatt hours of electricity. Nearly 1% of global electricity demand is just from data centers. And that contributes, of course, to CO2 emissions as well. Now, when you speak about green data centers, or the Honorable Minister does, he has not specified what are the criteria. How do you measure what is a green data center, sir? How does the government plan to retrofit or modify the existing non-green data centers that are running on obsolete technology and is a major driver of excess energy consumption? We are hearing about greenwashing, so people are just pretending that something is green when it is in fact actually contributing to pollution and environmental danger. So I would like to ask the Honourable Minister what steps are being taken to ensure that we actually can minimize power consumption and the deleterious impact on the environment of data centers while promoting a concept of greenness which he has yet to define. The industry itself is coming up with the standards for what should be defined as a green data center. There are two criteria in this. The first is how much of renewable energy is being used in the running of that data center. Second is what is the energy efficiency. So these are the two factors basis which a data center can be defined whether it is a green or a non-green. Today the global best standard as we understand from the industry is 1.3 as the PUE. We are already at 1.6 in the country as an average. So I think, and ultimately, sir, if solar energy is today coming to be around 3.5 rupees per kWh, everybody wants to use that only because it makes economic sense, it is green, it is better for the climate, sir. So we are moving in that direction. लोकसभा में आज दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सबसे पहले दो दिवंगत सदस्य DN पाटोडिया और बृजराज सिंह कोटाह को श्रद्धांजलि दी गई। DN पाटोडिया चौथी लोकसभा और बृजराज सिंह कोटाह चौथी और पांचवी लोकसभा के सदस्य थे। सभा में आज दिवंगत कथक गुरु पंडित बिरजू महाराज, दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप डेशमंड टूटू और यूरोपीय संसद के तत्कालीन अध्यक्ष डेविड सासोली को भी याद किया गया। सभा ने कुछ देर मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे दो पूर्व साथियों श्री DN पाटोदिया जी और श्री बृजराज सिंह जी कोटा तथा प्रख्यात कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। हम अपने पूर्व साथियों और पंडित बिरजू महाराज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप MP रिट्स डेसमंड एम्पिलो टूटू और यूरोपीय संसद के तत्कालीन अध्यक्ष महामहिम श्री डेविस ससोली के निधन के बारे में भी सभा को सूचित करना है। हम आर्क बिशप डेसमंड टूटू तथा श्री डेविस ससोली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार तथा उनके अनुयायियों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। और इसी के साथ सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।